वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक, जिसमें कोल्ड वॉर के बारे में डिफाइन है कि कोल्ड वॉर क्या था, कैसे था और किन के बीच हुआ था, इसके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर द एरा ऑफ अ कोल्ड वॉर एंड द एंड ऑफ अ बायोपोलैरिटी, इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है टेस्ट पेपर के अंदर, कुछ वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन है और कुछ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है। जो पेपर है वो बेसिकली 60 मार्क्स का है, 60 मिनट का है और 40 मार्क्स का पेपर है। ये एक्चुअली ऑफलाइन मोड पे हम सेंटर पे कंडक्ट कर चुके हैं, सो वी जस्ट थॉट कि इसे ऑनलाइन मोड पे भी डालें ताकि उन बच्चों का बेनिफिट हो जो ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे या किसी भी रीज़न से वो घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये पेपर बेसिकली इंग्लिश में, हिंदी में भी कंडक्ट होगा, बट इसमें वरी करने की कोई टेंशन नहीं है। पेपर इंग्लिश में, इसे हम बोथ द लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे और ईजी वे में करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको बहुत ध्यान से रखना है कि क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग पूछा है, राइट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है। क्या पता आप पूरा क्वेश्चन पढ़ जाओ और आपको यही नहीं पता कि उसमें ट्रू था, फॉल्स था, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए आपसे कह रहा है इट वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, कि ये एक कॉम्पिटिशन था किसके बीच में, यूएसएसआर और यूएस के बीच में था, और उनकी जो अलाइज थी, यानी जो उन्होंने नाटो और वार्सा बना रखी थी, उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन था। अब ये ऑप्शन सही है या गलत है, आप इसे एनालाइज करो। सेकंड क्या है? इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। सेकंड ऑप्शन आपसे ये कह रहा है कि एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, मीन्स अमेरिका कैपिटलिज्म के बेसिस पे लड़ रहा था और यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म के बेसिस पे लड़ रहा था। तो क्या आइडियोलॉजी यानी कोई विचारधारा की भी लड़ाई थी? अच्छा, ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है? ऑप्शन थर्ड हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़ाई हथियारों को लेकर भी थी, आर्म्स रेस को भी लेकर थी। तो ऐसा था क्या? ऑप्शन फोर्थ है यूएस एंड यूएसएसआर दोनों के दोनों डायरेक्ट इंगेज थे वॉर में, यानी ऑप्शन हमसे सिंपल से वे में ये कह रहा है कि यूएसएसआर और अमेरिका दोनों एक दूसरे के सामने आके लड़ रहे थे। देखो, हमने जो पढ़ा है हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो कोल्ड वॉर हो रहा था वो अमेरिका और रशिया के बीच में तो हो ही रहा था, साथ साथ इनकी अलाइज के बीच में भी हो रहा था, यानी ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड जो हमारा वो भी करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है ये आइडियोलॉजिकल वॉर भी था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच। ऑप्शन थर्ड भी ठीक है कि अमेरिका एक वेपन बना रहा था तो यूएसएसआर भी दो वेपन बना रहा था। बट ऑप्शन फोर ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कभी भी यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे से सामने लड़ने तो आए नहीं थे। उन्होंने क्या करा था? दूसरों की लाशों पे खुद के घर बना रखे थे। ये यूएस और यूएसएसआर का एक सिंपल सा फंडा था इसे करने का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था रॉन्ग, तो रॉन्ग की वजह से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? फोर्थ। होप सो ये क्वेश्चन इजीली समझ आया होगा। हमेशा जब आप क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करोगे क्वेश्चन इजी होगा। अगर आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को कट करने में कामयाब हो रहे हो तो आप एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से एक्चुअली अपने 4 क्वेश्चन और प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा? विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेम। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो स्टेटमेंट से नेम का नहीं है। अब आपको पता है नेम क्या था? अगर आपको पता है तो आप इसे सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, अब हमने एक जो चीज पढ़ी थी, हमें क्या पता था? जो नेम है, क्या नेम के अंदर कॉलोनीज थी, न्यूली कॉलोनियल स्टेट बनाए गए थे और वहां पे इंडिपेंडेंट स्टेट थे या नहीं थे? सेकंड, नोट टू ज्वाइनिंग एनी मिलिट्री अलायंस, क्या जो नेम की कंट्रीज थी उन्होंने किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, नहीं किया था? इट मींस क्या वो वार्सा के साथ थे या अमेरिका के नाटो के साथ थे या नहीं थे? फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ अ न्यूट्रलिटी ऑन अ ग्लोबल इशू, तो उनकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रलिटी की ग्लोबल इशू पे, वो थी या नहीं थी? ऑप्शन डी, फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, क्या उन्होंने फोकस किया था कि हम जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर से इनइक्वालिटीज है, यानी जो डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके बीच के डिफरेंस को खत्म कर देंगे या नहीं कर पाएंगे? तो आप एक कुछ सेकंड के लिए आप तो पॉज कर सकते हो, पॉज करके देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। फिर से याद रखना, क्वेश्चन ने पूछा है आपसे डज नॉट, यानी कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल है कि ये लोग किसकी बात कर रहे थे?
इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने अलायंस भी कुछ ना कुछ ज्वाइन करने की सोची थी, बट ये कभी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। और जो ऑप्शन थर्ड है कि न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई थी, देखो ऐसा नहीं था, इंडिया ने साफ कहा था न्यूट्रलिटी का मीन्स ये नहीं है कि हम वॉर चल रहा है तो बीच में इंडल्ज नहीं होंगे, बट जहां हमें लगता है हमारी नीड है इंडल्ज होने की, वहां हम जरूर इंडल्ज होंगे। तो ऑप्शन सेकंड, जो क्वेश्चन सेकंड है उसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये याद रखना है हमने। आगे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा? क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हमें करेक्ट और रॉन्ग बताना है अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो डिस्क्राइब कर रहा है किसके फीचर, मिलिट्री अलायंसेस के फीचर कर रहा है सुपर पावर्स के अंदर, कि जो सुपर पावर थी उनके पास किस किस तरह की मिलिट्री की अलायंसेस थी। ऑप्शन ए क्या है? मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंसेस आर टू प्रोवाइड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स ऑफ द सुपर पावर। तो हमें यह बताना है जो सुपर पावर्स थी वो क्या जो अलायंस कंट्री थी उन्हें किसी तरह की चीज़ें प्रोवाइड करती भी थी या नहीं करती थी, राइट है या रॉन्ग है? तो देखो अगर हमने ये पढ़ा हो कि ऐसे कौन से कॉजेज थे कि जिसकी वजह से स्मॉल पावर सुपर पावर के लिए हेल्पफुल थी या सुपर पावर स्मॉल पावर के लिए बेनिफिशियल थी, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि एक राइट स्टेटमेंट है कि मेंबर ऑफ अ कंट्रीज ऑफ द अलायंसेस आर प्रोवाइडेड बेसिस इन देयर रिस्पेक्टिव लैंड्स एंड द सुपर पावर्स। तो उन्हें दिया दार था, जैसे कि आपने ऑयल के वे में देखा होगा, वेपन्स के वे में देखा होगा, इवन आपने देखा होगी स्पाइंग करते थे, इस वे में भी ये सारी चीजें होती थी। ऑप्शन बी, मेंबर कंट्रीज टू सपोर्ट द सुपर पावर बोथ इन द टर्म ऑफ आइडियोलॉजी एंड द मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो ये तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। अगर आप अमेरिका के साथ जाओगे तो आपको अमेरिका की आइडियोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी, यूएसएसआर के साथ जाओगे तो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो ये भी राइट है। ऑप्शन सी क्या है? When a nation attacks any member country, it considered as an attack on the all the member countries। तो जैसे हमने नाटो और वार्सा का पढ़ा ही था, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि नाटो और वार्सा में लिखा था कि एक पे हमला होगा वो सब पे कंसीडर किया जाएगा। यानी जो वार्सा और नाटो बने थे सुपर पावर से, उनके लिए ये डेफिनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी ऑप्शन आर भी करेक्ट, ऑप्शन ए भी करेक्ट था, ऑप्शन बी भी करेक्ट था और ऑप्शन सी भी करेक्ट था। अब ऑप्शन डी देखते हैं। सुपर पावर्स असिस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज टू डेवलप देयर ओन अंडर वेपन्स। देखो यार, ये तो कितनी अजीब सी बात कर दी ना। अमेरिका, यूएसएसआर कभी ऐसा चाहेंगे कि हमारी अलाइज कंट्री वेपन्स बना ले? क्या वो ये बोलेंगे कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बना लो? नहीं नहीं, इतने अच्छे लोग तो कभी थे ही नहीं। वो तो दूसरों के घर पे आग लगा के बचा हुआ भी सामान ले जाए, ये अमेरिका और यूएसएसआर की खासियत थी। तो रियलिटी में ऐसा करा ही नहीं गया। तो जो ऑप्शन डी है वो क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है। हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारा? Here is a list of a countries right against the each of these block they belong to a during the Cold War। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के नाम दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ये जो कंट्रीज है कोल्ड वॉर के समय कौन सी कंट्रीज के साथ थी। इट मीन्स आपको पता है 3 तरह के वर्ल्ड थे, 3 टाइप्स ऑफ अ नेशन वर एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ अ कोल्ड वॉर। पहला क्या था? फर्स्ट नेशन, जिसे हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, अमेरिका भी कहते हैं, नाटो भी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर माइंडसेट कि वो आपसे क्या पूछने वाला है, बंदर की पूछ या बंदर की मूछ। इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। सेकंड कंट्री में कौन था? ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे है। सेकंड में था वार्सा यानी यूएसएसआर, ठीक है, जिसकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट। थर्ड में थे नेम, नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली कंट्रीज, जिसे हिंदी में गुटनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है, ये थर्ड वर्ल्ड वाले थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली पहले हमसे पोलैंड। तो पोलैंड कौन से ब्लॉक में था? तो हमें पता है कि जो पोलैंड था वो यूएसएसआर के साथ था, ठीक है। फ्रांस, देखो नाम से पता चल रहा है, फ्रांस, अगर नाम आ जाए ब्रिटेन, तो भाई ये पैसे वाली कंट्रीज है, पैसे वाले हमेशा कैपिटलिस्ट होते हैं। तो ये किसके साथ थे? यूएसआर के साथ थे। अब अगर आपसे जापान पूछे, जापान किसके साथ है? तो देखो जापान भी आपको पता है आज के समय काफ़ी कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। तो हम थोड़ा सा ना एलिमिनेशन के मेथड में ये भी लगा सकते हैं कि जापान किसके साथ था? यूएसआर के साथ था। या इवन सिंपल सी बात है यार, जापान के ऊपर बम किसने फेंका था? 2 टुपुक टुपुक करके बम फेंके थे ना, छोटा बच्चा मोटा बच्चा, लिटिल बॉय फैट मैन। सो वी कैन गो विद दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो, है ना। हमें मतलब है एग्जाम में मार्क्स लेने से, क्वेश्चन क्रैक करने से, हमें ना तो पीएचडी करनी है, ना यहाँ पे जाके हमें डॉक्टर लगवाना, नाम क्या है, हमें तो मार्क्स लेने अच्छे केवल, है ना। अच्छा, नाइजीरिया,
देखो नाइजीरिया सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज है जिनकी इकोनॉमी तो आज के समय भी बकवास है, रद्दड़ है। तो ये सारी कंट्रीज कहाँ पे इंक्लूड हो सकती है? ऑब्वियसली नेम में इंक्लूड होगी, नॉन अलाइंड मूवमेंट में इंक्लूड होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट हम। अच्छा, दो कंट्रीज और है हमारे पास, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है श्रीलंका। अच्छा, नॉर्थ कोरिया सुनते माइंड में क्या आ रहा होगा? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अच्छा, समझ आ रहा हो आप लोग, चलेगा। यानी ये किसके पास है? यूएसएसआर के पास है, यानी ये यूएसएसआर के ब्लॉक में। श्रीलंका तो शायद ये तो आप इजीली कर दोगे कि श्रीलंका भी किसका मेंबर है? नेम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर है। ठीक है, नेम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। नेम जो था बेसिकली 1955 में वाडुंग समिट, जिसे एफ्रो एशियाई समिट कहते हैं, उसके नाम से शुरू हुआ था। ठीक है, बाडुंग इंडोनेशिया में इसका पहला समिट हुआ था। 1961 में इसका पहला समिट हुआ था बेलग्रेड के अंदर। ठीक है, इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें 5 कंट्रीज थे, जिसमें इंडिया था, घाना था, इजिप्ट था, इंडोनेशिया था, यूगोस्लाविया था। भारत से जैसे कि नेहरू थे, फिर टीटो थे, नासिर थे, वामैना क्रुमा था। ठीक है, बेसिकली इस तरह के जो लीडर्स थे इन्होंने मिलकर नेम को स्टार्ट किया था। 1961 में इसका पहला समिट हुआ था। अच्छा, अब हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं हम। 5th क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ अ नाटो। देखो इन्होंने जो हमसे पूछा है कि नाटो का इनमें से मेंबर कौन नहीं है। अच्छा, पहले ना नाटो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाए, है ना। हम रट्टा नहीं मार रहे, हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ों के साथ जा रहे हैं। हाँ, जहाँ रट्टा मारने की जरूरत पड़े ना, रट्टा मारो, टेंशन नहीं लेनी। अल्टीमेटली मार्क्स से मैटर है, फर्क ये नहीं पड़ता रट्टा मारता क्या किया था। अच्छा, नाटो क्या था? एक्चुअली 1949 में अमेरिका ने एक मिलिट्री बनाई थी, एक ऐसी सेना तैयार करी थी जो अमेरिका के कहने पे काम करे। तो 1949 में अमेरिका ने कैपिटलिज्म के आइडियोलॉजी के बेसिस पे कुछ कंट्रीज को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था नाटो। एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्वियसली मैंने कहा कैपिटलिस्ट कंट्री थी, इसके अंदर इंक्लूड तो हमें पता है यूएसए तो खुद ही होगी क्योंकि यूएसए ने बनाया। इंग्लैंड कैपिटलिस्ट कंट्री है, फ्रांस कैपिटलिस्ट कंट्री है। यानी हमने इसका आंसर सिंपल वे में क्या दे दिया? नन ऑफ दीज। इट मींस सारी की सारी कंट्रीज क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे 6 की ओर बढ़ते हैं हम आगे। क्या था? क्वेश्चन 6 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सीटो। अब सीटो क्या है, सेंटो क्या है? देखो हमें छोटा सा याद रखना है, सीटो जो है वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और सेंटो है सेंट्रल, और दोनों के दोनों अमेरिका ने बनाए थे। देखो अमेरिका पता है क्या करता है, अमेरिका बहुत क्लेवर है। अमेरिका को पता है जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा ना, जंप मार दो, उड़ी मार दो, कूद जाओ और पैसा उठा के ले आओ। तो अमेरिका ने क्या करा, एशियन कंट्रीज के लिए, साउथ की कंट्रीज के लिए जाके क्या करा, पैसा क्रिएट करने के लिए सीटो सेंटो बना दिया। अब अच्छा देखो, हमें ये डिस्कस करना है इसमें कि कौन सा मेंबर नहीं है। तो शायद ये क्वेश्चन आपको हंसी आई होगी, बट जिसने नहीं पढ़ा उसे ये भी टफ लगेगा। क्यों लगेगा? हमें बात अच्छे से पता है, जहाँ पे अमेरिका होगा वहाँ पे रशिया यानी यूएसएसआर तो हो ही नहीं सकता। हमें बस ये पता करना था कि सीटो किसने बनाया हुआ था। सीटो बनाया था अमेरिका ने, सेंटो भी किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। इसका मतलब यूएसएसआर तो होगा नहीं। न्यूजीलैंड हो सकता है, मान लेते हैं, पाकिस्तान हो सकता है, मान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, बट यूएसएसआर तो नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया करेक्ट? हमारा आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन ए, कि यूएसएसआर उस ब्लॉक में शामिल नहीं था जो सीटों में कंट्रीज थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नियो इज फॉल्स। अब नियो क्या था? देखो नियो था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नौ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, अब बेसिकली इसमें था क्या, इसके अंदर 1972 की बात है। एक अंकटाट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन की एजेंसी है, जिसने एक रिपोर्ट पेश करी थी ताकि वो कंट्रीज जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका भला हो सके, या जो नेम की कंट्रीज हैं उन्हें कुछ इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल सके,
ताकि क्या हो, जो वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास मनी नहीं है वो अमेरिका जैसी, रशिया जैसी कंट्री से हेल्प लेके अपना फ़ायदा उठा सके। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। अब आपको ये याद रखना है, फॉल्स पूछा है, कहीं पूछा फॉल्स है और फाइंड आउट ट्रू करके आ रहे हो और लिख के आ रहे हो। ठीक है। पहला ऑप्शन है गिव द एलडीसी कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, अब एलडीसी का मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को रिसोर्सेज देने का काम था। क्वेश्चन पूछा है फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बिल्कुल था, ये तो हमने डिस्कस करा। ओपन एक्सेस टू अ वेस्टर्न मार्केट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छोटे देशों पे मार्केट इतना बड़ा थोड़ा ना है कि वो अपनी जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया उसे सेल आउट कर सके, नहीं ना, पूरा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो एट द टाइम ऑफ अ फ्रीडम 1947 के बाद जो एरा चल रहा था, जो लोकल कंट्रीज थी इनके यहाँ पे डिमांड ही नहीं थी, तो सप्लाई कहाँ से करते हैं बेचारे, और जब डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। ओके, ऑप्शन सी क्या करे, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका किसी बिस्कुट के पैकेट को 5 रुपये में बना रहा है और अगर आप 6 रुपये में बनाओगे तो कोई आपसे क्यों खरीदेगा भाई, कम में बनाओगे तभी खरीदेगा, उसके लिए आपको चाहिए अच्छी टेक्नोलॉजी। ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, प्रोवाइड द डेवलपमेंट कंट्रीज विद द ग्रेट रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये कहा गया था कि प्रोवाइड करो डेवलप कंट्रीज विद द ग्रेट रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। भाई फिर ये छोटी कंट्रीज क्या झाड़ू मारेंगी वहां पे आके, अगर आपको बड़ी कंट्रीज को बढ़ावा देना है तो ये ऑप्शन गलत है। और हमसे इन्होंने क्या पूछा है, फॉल्स, यानी हमारा सही ऑप्शन क्या है, डी। हो सकता है क्वेश्चंस आपको बहुत टिपिकल से लग रहे हो, बट एक्चुअली आप लोग अगर टफेस्ट वे में तैयारी करके जाओगे तो आपको इजी क्वेश्चन तो इजी लगेंगे ही, और जो क्वेश्चन दूसरों को टफ लगेंगे वो आपको इजी लगने वाले होते हैं। ये रियलिटी है एग्जाम की। अगर आप एक अच्छे वैटल की तैयारी करके जा रहे हो तो मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम किताब के 2-4 क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं सोच सकते कि सीबीएसई में बोर्ड का पेपर कैसा बनाने वाले हैं सीबीएसई वाले, नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें इसमें भरना है कि इसके बीच में क्या आएगा। ठीक है, 1945 की बात करें, अलाइड फोर्सेस इंक्लूडिंग द यूएसए एंड यूएसएसआर। अब आपसे सिंपल सा बस ये पूछा गया है कि 1945 में जो अलाइड फोर्सेस थी, ठीक है, यूएस की जो थी उसमें कौन सी कंट्रीज थी, जो यूएसएसआर थी उसमें कौन सी कंट्रीज थी। ठीक है, 1945 द अलाइड फोर्सेस इंक्लूडिंग द यूएस एंड यूएसएसआर। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है रियलिटी में कि जो आपने अलाइड पावर पढ़ी है ना, जो आपने अलाइड पावर या अलायंस पावर पढ़ी है, मित्र राष्ट्र जो पढ़े हैं, ठीक है, एक बार रुको मैं इसकी स्पेलिंग को दोबारा ठीक से लिख देता हूं, वेट अ सेकंड। ठीक है, अलाइड पावर भी आएगा, अलायंस पावर भी आएगा, क्योंकि दो के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था, अलाइड और एक्सिस के बीच में। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ अ अलाइड पावर, मित्र राष्ट्र देशों के नाम लिखो। तो ना देखो, इसकी एक ट्रिक है सिंपल सी, जो मैंने यूट्यूब पे बहुत बार लेक्चर में बताई है। ट्रिक क्या है, ABCFR। ठीक है, यूएस मतलब ए से अमेरिका, यूएसएसआर का मतलब रशिया, क्योंकि यूएसएसआर का सक्सेसर उत्तराधिकारी प्रेजेंट टाइम में रशिया है। ठीक है, हमें पता है ब्रिटेन और फ्रांस ये तो फर्स्ट कोल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही लगे पड़े थे। और हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो चाइना है वो किसके साथ था, यानी किसका स्लेब था, ब्रिटेन का था। तो कहीं ना कहीं चाइना भी इस वॉर में लड़ रहा था। ये ABCFR जो ट्रिक है ये परमानेंट मेंबर है यूएन के, इसलिए ट्रिक क्रिएट करी हुई है। ठीक है, देखो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इंडिया किसका मेंबर था कोल्ड वॉर के समय। तो आपको लिखना है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय जो इंडिया वॉर लड़ रहा था वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा था, बिकॉज इंडिया वॉज अ स्लेव ऑफ अ ब्रिटेन। इंडिया तो गुलाम था ना ब्रिटेन का, जिसकी वजह से वो किसकी तरफ से लड़ेगा, ब्रिटेन की तरफ से। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है या फ्रांस, ब्रिटेन। ओके, अच्छा क्वेश्चन 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन 9 कह रहा है हमसे राइट द मेन कंट्रीज ऑफ एक्सिस पावर्स। अब एक्सिस पावर कंट्रीज के नाम बताने हैं। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें जो एक्सिस पावर थी उसकी तरफ से लड़ रहे थे JGI। ठीक है, J फॉर जापान, G फॉर जर्मनी, I फॉर इटली। तो याद रखना JGI, जापान, जर्मनी, इटली। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, याद हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या है। राइट द मेन कंट्रीज
राइट द मेन कंट्रीज ऑफ अलाइड फोर्सेस ड्यूरिंग अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमें कंट्रीज के नाम लिखने हैं, ठीक है, और क्या नाम लिखने हैं, हमें ये बताना है जो अलाइड फोर्सेस थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन लड़ रहा था। देखो क्वेश्चन कैसा है, अगर मेरे को पता है जब मैं टेस्ट पेपर देने के बाद डिस्कस कर रहा था क्लास में, तो उन्हें लगा यार क्या मजाक करे सर आपने हमसे, मजाक नहीं करा। देखो एग्जामिनर भी ऐसे ही करेगा। अगर आपको ये 8th क्वेश्चन आता तो 10th भी अपने आप आ गया, क्योंकि जो मैंने डिस्कशन किया उससे तो आपको बात समझ ही आ गई कि क्वेश्चन 10th आपसे कह रहा है कि अलाइड फोर्सेस का नाम लिखो, और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया था, देखो क्रॉस मार्क कर दिया मैंने अलाइड फोर्सेस। तो ऑलरेडी आप क्या कर सकते हो, ईजीएस्ट वे में लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी जो ट्रिक बताई थी ABCFR, USA हो गया, USSR हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ईजीएस्ट वे में हमने इसे कर दिया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। नेम एनी 4 कंट्रीज दैट जॉइन द सोवियत ब्लॉक। हमें 4 कंट्रीज के नाम बताने हैं जिन्होंने सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन किया हो, ठीक है। अच्छा कौन सी है, जैसे कि देखो सोवियत ब्लॉक को सबसे पहले हमें पता है हंगरी ने ज्वाइन किया। हंगरी के बाद किसने ज्वाइन किया, पोलैंड है, ठीक है। पोलैंड के बाद रोमानिया है, बुल्गारिया है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो हमें मिल जाएगी। 4th से ज़्यादा देखो एग्जामिनर वैसे नहीं पूछेगा, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, ठीक है, रोमानिया, ठीक है। और जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो उसके बाद आपको पता ही है और भी 50 नेशन के ऐड हो जाएंगे, यूक्रेन, रूस, बेलारूस, जॉर्जिया, रोमानिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था। मीन्स हमसे डेट पूछ रहा है, तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि 1962 की बात है। उस समय क्या हुआ था, USSR की एक फ्रेंडली कंट्री थी जिसका नाम था क्यूबा, जो कि एक आइसलैंड है, मतलब आइसलैंड मतलब कोई ऐसा प्लेस जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ठीक है। और जो क्यूबा था वो अमेरिका के पास था, बट वो किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, वो फॉलो करता था USSR की आइडियोलॉजी को, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ था। क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिडेल कास्त्रो। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे USA के वो थे जॉन एफ कैनेडी। और जो USSR के प्रेसिडेंट थे उन दिनों वो थे निकिता क्रुश्चेव। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारा क्या है। हु कॉल्ड कोल्ड वॉर लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल। अब किसने कोल्ड वॉर को एक लंबा स्ट्रगल कह के पुकारा था, तो याद रखना अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। और जॉन एफ कैनेडी ने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय उन्होंने इंसिडेंट देखा था कि 3rd वीक के बाद उन्हें मिसाइल का पता चला था, जिसकी वजह से उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को ट्विलाइट स्ट्रगल कह के बुलाया था, ठीक है। अच्छा 14th क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पे अब देखो सीटो का पूछ लिया, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि सीटो कब बना था। तो जो सीटो बना था वो बना था 1954 में बना था। किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था, साउथ की कंट्रीज के लिए बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो वाज एस्टैब्लिश्ड। तो आपको ये भी पता है कि सेंटो किसने बनाया था, इसके ही नेक्स्ट ईयर अमेरिका ने सेंटो बनाया था 1955 में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है, मेंशन 5 कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस की 5 कंट्रीज का नाम बताना है। देखो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं पालनी। वेस्टर्न अलायंस का सिंपल सा मतलब वो आपसे पूछना चाहते हैं नाटो। अगर क्वेश्चन आ जाए ईस्टर्न अलायंस तो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, वारसा। तो नाटो की 5 कंट्रीज बता दो फटाफट यार, क्या थी। एक तो USA हो गई, ठीक है। USA के बाद क्या होगी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद क्या होगी, फ्रांस होगी, ठीक है। फ्रांस के बाद क्या होगी, इटली हो गई। इटली को छोड़ के आप वेस्टर्न जर्मनी बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जो नाटो का पार्ट थी। अच्छा याद रखना नाटो में पाकिस्तान भी इंक्लूड था। स्टार मार्क, पाकिस्तान वॉज इंक्लूडेड इन द नाटो एंड इंडिया वॉज इन द फेवर ऑफ अ नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ईयर USSR इंटरवेंट इन हंगरी। तो किस ईयर में USSR हंगरी के अंदर घुसा था। तो ये जो टाइम है वो है 1956।
देखो इसका मतलब क्या है, देखो कोल्ड वॉर हो रहा था, नई नई कंट्री इमर्ज हो रही थी, तो जो यूएसए था, यूएसएसआर था, वो नई कंट्रीज में घुसपैठ कर रहे थे, इंट्रूडर की तरह काम कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज का इन्हें सपोर्ट मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इन विच ईयर यूएसए ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस ईयर में अमेरिका ने जो 2 बम थे छोटे छोटे टुपुक टुपुक करके फेंके थे। तो याद रखना 6 एंड 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने 2 बम, लिटिल बॉय और फैटमैन, 2 बम ड्रॉप करे थे। कहाँ पे? हिरोशिमा नागासाकी पे। जो लिटिल बॉय था, लिटिल बॉय का वेट था 15 टन, बिकॉज दे कैन आस्क यू अबाउट द वेट ऑल्सो, एग्जामिनर का पता थोड़ा किस मूड से आ रहा है। और जो फैटमैन था उसका वेट था 21 टन। तो याद रखना 1945 में फेंका गया था, 6 एंड 9 अगस्त की बात है। लिटिल बॉय फैटमैन नाम के 2 बम थे, लिटिल बॉय 15 टन का था, 15 टन, फैटमैन 21 टन का था, यानी 21 टन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है हमारा। Which among of the following statements that describe the nature of the Soviet economy is wrong? तो इनमें से जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि सोवियत यूनियन जो थी उसकी इकोनॉमी ऐसी नहीं थी। ठीक है, हर कंट्रीज की इकोनॉमी होती है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, और हर कंट्रीज का एक तरीका होता है अपनी इकोनॉमी को डिफाइन करने का। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं और फटाफट देखते हैं इसमें से क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रोंग, ये बात हमेशा याद रखनी है, राइट पूछा है रोंग पूछा है। अच्छा, पहला, सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। तो हमने डिस्कस किया था कि सोशलिज्म कम्युनिज्म वहाँ पे मेन आइडियोलॉजी थी, सारा काम ही इसके ऊपर होता था। स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। तो इन सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टैकल किया जाता था कि क्या, कैसे और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स में डिस्कस करी हुई हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ऑप्शन सी है, पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। अच्छा, ऐसा भी था कि पीपल इकोनॉमिक फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे यूएसएसआर में? बिल्कुल गलत है। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सारे रिसोर्सेज बेस्ड थे गवर्नमेंट के हाथों में, तो गवर्नमेंट कभी इकोनॉमिक फ्रीडम एंजॉय कैसे करने दे सकती है लोगों को। ऑप्शन 4, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यूएसएसआर दुनिया की पहली कंट्री है। यूएसएसआर वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने 5 ईयर प्लान बनाया था। 1924 में लेनिन के लीडरशिप में इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया था, और इसी की कॉपी करके इंडिया ने 1951 में 5 ईयर प्लान बनाया था और योजना आयोग की हेल्प ली थी। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ठीक नहीं है स्टेटमेंट के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या है हमारे लिए। अरेंज करने हैं फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कौन सा इंसिडेंट कब हुआ है हमें इसके हिसाब से इसे करना है सिंपल से वे में। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन पहले हुई थी, नहीं हुई थी, हम इसे डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम में हो सकता है हमें हर डेट अच्छे से याद ना हो, बिल्कुल हो सकता है, बट हम करेंगे क्या, हम एक लमसम डेट को लेके चलेंगे कि ताकि हमें क्या हो, हमें एक आइडिया मिल जाए कि ये इस समय हुआ था और ये इस समय हुआ था, ताकि हम उससे करें क्या, हम एलिमिनेशन करें और एलिमिनेशन करके उसे इजी वे में क्या कर सके, उसे एलिमिनेट कर सके। अच्छा, जो सबसे पहला हमारा इंसिडेंट है सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता ये कब हुआ था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉल ऑफ बर्लिन, ये भी नहीं पता। डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ सोवियत यूनियन, ये भी नहीं पता। रशियन रेवोल्यूशन, हमें इतना याद है हमने चैप्टर पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था। ठीक है, तो जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके हिसाब से हमें इतना जरूर पता है कि रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐसे करना शुरू करें, रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन से रशियन यानी यूएसएसआर एक नई कंट्री बनी थी। डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ सोवियत यूनियन कब हुआ था? हमने ये
करा हुआ है, 1991 में हुआ था। फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, यानी जो बर्लिन की वॉल थी वो कब फॉल करी गई थी, तो हमें पता था कि 1989 की बात है जब बर्लिन की वॉल को फॉल किया गया था। और अफ़गानिस्तान, ये 1979 और 80 की बात है जब अफ़गानिस्तान ने इन्वेशन किया था, अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने इन्वेशन किया था। अगर अब हम इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने की कोशिश करें तो क्या लगाएंगे, देखो सबसे पहले आएगा डी, ठीक है, यानी ये सबसे पहले हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, डी के बाद जो हमारा इंसिडेंट है वो है हमारा 1979 सोवियत इन्वेजन, यानी उसके बाद आएगा ऑप्शन ए। फिर क्या आएगा उसके बाद बताओ, उसके बाद आएगा ऑप्शन बी। क्यों आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बॉल ऑफ बर्लिन पहले गिरी है। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, डी, सॉरी फॉल ऑफ द बर्लिन ये है हमारा, पहले डी आ गया, रशियन रेवोल्यूशन आ गया, कौन सा बचा है हमारा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ, ये है हमारा सी ऑप्शन, यानी इसका सही आंसर होगा डी ए बी सी, ठीक है, जिसको हम लगाएंगे इंसिडेंट के हिसाब से। सबसे पहले क्या हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन 1971, फिर सोवियत इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में, वो कब हुआ था 1979 में, फिर वॉल ऑफ बर्लिन फॉल कब हुई थी 1989 में, फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का कब 1991 में। देखो आपको भी ऐसा लग रहा होगा यार टीचर को भी प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल यार देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई बंदा ये कह रहा है कि नहीं मैं महारथी हूँ मुझे आता है, हाँ वो हो सकता है, बट हर कोई महारथी नहीं होता। हो सकता है आपको 3 में से एक स्टेटमेंट आता हो या 2 आते हो, 4 में से 2 आते हो, एलिमिनेशन का सहारा लेना ईजिली होगा, ठीक है। यही गवर्नमेंट एग्जाम में भी ट्रिक होती है, जिसे ईजी वे में करने का तरीका ही यही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर के खत्म होने के बाद इनमें से क्या नहीं हुआ, वो आपसे पूछना चाहते हैं कौन सा आउटकम नहीं है। देखते हैं क्या नहीं है। एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, कि यूएसए और यूएसएसआर में आइडियोलॉजिकल वॉर खत्म हो गया, बिल्कुल सही बात है, खत्म हो गया था, जब एक पावर रही नहीं तो फिर आइडियोलॉजिकल वॉर कैसा। बर्थ ऑफ अ सीटीएस, ठीक है, अभी सीटीएस क्या है, सिंपल से वे में यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अब एक सुपर पावर रहेगी और एक सुपर पावर खत्म हो गई है, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अ स्टेट जो है वो अब बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि एक ही पावर है अमेरिका। चेंज इन द बैलेंस ऑफ अ पावर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्ल्ड अब यूनिपोलर हो चुका है जो अमेरिका को लीड कर रहा है। क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, देखो ये तो बिल्कुल गलत है यार, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस कैसे खत्म हो गए। अभी आपको पता ही है अफगानिस्तान का क्या हाल चल रहा है, छोड़ो उसको, छोड़ के आप जेरूसलम पैलेस्तीन की बात करो, अभी 1.5-2 महीने पहले की बात है, वहाँ पे भी आतंकवादी है। तो क्राइसिस मिडिल ईस्ट में तो ख़त्म ही नहीं हुए, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं अमेरिका या यूएसएसआर है या नहीं है, इस बात से तो यहाँ कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, मैच द फॉलोइंग करना है हमें ये बताना है कौन सा किससे मिल रहा है। अच्छा, मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे बताओ। अच्छा, हमें ये पता है कि मिखाइल गोर्बाचेव सक्सेसर ऑफ अ यूएसएसआर, नहीं, यूएसएसआर सक्सेसर मतलब ये है कि यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बना था, यूएसएसआर का जो सक्सेसर बना था वो था रशिया, और रशिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे बोरिस येल्सिन, तो ये तो हुआ नहीं। मिलिट्री पैक्ट, मिखाइल गोर्बाचेव का मिलिट्री पैक्ट से क्या संबंध। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, नहीं करे थे। अच्छा, मिखाइल गोर्बाचेव इकोनॉमिक मॉडल लेके आए थे, नहीं आए थे। और मिखाइल गोर्बाचेव प्रेसिडेंट ऑफ रशिया थे या नहीं थे। देखो मिखाइल गोर्बाचेव प्रेसिडेंट ऑफ रशिया तो थे नहीं, हाँ मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट जरूर रहे थे, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या करा था, वो रिफॉर्म्स लेके आए थे, उन्होंने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे थे। और कौन से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे थे, एक रिफॉर्म था ग्लासनोस्ट जिसका मतलब था खुलापन, ओपननेस, और एक था पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका के ए, जिसका मतलब था दोबारा से रिवैम्प करना, इकोनॉमी को सही करना। तो मिखाइल गोर्बाचेव किससे थे, इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने रिफॉर्म को, ठीक है। अच्छा, शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। इकोनॉमिक मॉडल था, अच्छा ठीक है। मिलिट्री पैक्ट था, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था।
सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर नहीं था। शॉक थेरेपी क्या था? इकोनॉमिक मॉडल था। इकोनॉमिक मॉडल किस वे में था? देखो शॉक थेरेपी हुआ क्या था एक्चुअली, जो अमेरिका था, अमेरिका ने 1944 में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। उस सिस्टम का नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ब्रेटन वुड्स प्रणाली, जिसकी हेल्प से अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी दो संस्थाएं बनाई और उसके बाद पूरी वर्ल्ड के ऊपर अपने यूनिवर्सल करेंसी डॉलर का वर्चस्व दिखा दिया, हेगेमनी बना के रख रखी है आज भी। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने इंट्रोड्यूस किया था रिफॉर्म्स को। शॉक थेरेपी क्या था? इकोनॉमिक मॉडल था एक तरह का। रशिया क्या था? रशिया वॉज अ सक्सेसर ऑफ अ यूएसएसआर, ये तो हमें पता था। बोरिस येल्सिन कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? यूएसएसआर के। भी कर लिया। और वॉर्सा क्या था? देखो वॉर्सा होता चाहे नाटो होता, वो क्या था? मिलिट्री पैक्ट था। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये आपको ऐसे घुचड़ मुचड़ सा लग रहा होगा तो हम इसे एक बार लिख देते हैं ऐसे 5। फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट का भी हमने करा सी। सेकंड का क्या है शॉक थेरेपी का? इकोनॉमिक मॉडल यानी डी। थर्ड का क्या है? रशिया, रशिया सक्सेसर था यूएसएसआर का यानी ए। फोर्थ क्या था? बोरिस येल्सिन, बोरिस येल्सिन क्या थे? यूएसएसआर के पहले प्रेसिडेंट थे यानी ई। अब बचा फिफ्थ, नहीं भी आता तो फिफ्थ का क्या है? वार्सा यानी बी। वार्सा क्या है? मिलिट्री पैक्ट। ठीक है, तो इजिएस्ट वे में आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच ईयर गोर्बाचेव बिकम अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया किस ईयर में जो गोर्बाचेव थे वो क्या बने थे? सेक्रेटरी बने थे यूएसएसआर के। तो हमें जो याद रखना है वो डेट है 1985, एक्चुअल क्वेश्चन है। 1985 में जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, ठीक है, वो क्या लेके आए थे? दो पॉलिसीज लेके आए थे, जिसे पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट कहते हैं। पेरेस्ट्रोइका मतलब रिवैम्प करना इकोनॉमी को, ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन। तो रशिया ने जो यूएसएसआर की सीट थी यूएन की, वो कब अपने हाथों में ले रही थी? ठीक है, अब हमें ये पता है कि 1991 में क्या हुआ था, पहले हमने डिस्कस करा, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। यानी डिसइंटीग्रेशन होते यूएसएसआर का सक्सेसर कौन बना? रशिया। ठीक है, सिंपल था, इजीएस्ट वे में हम इसे भी आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर्स ऑफ अ सोवियत सिस्टम। ठीक है, तो जब हम उन्होंने पॉलिसी बनाई थी तो कौन सी पॉलिसीज को बनाते समय सोवियत यूनियन ने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचा और पॉलिसीज को बनाया? एबोलिशन ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूएसएसआर में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं। सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात करी थी। नो अपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड। ठीक है, कोई अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था। नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी बिल्कुल गलत है, स्टेट का तो कंप्लीट कंट्रोल था। हमने पढ़ा ना मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये टर्म यूएसएसआर में कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। यूएसएसआर तो एक तरह से आप कह सकते हो टोटलिटेरियनिज्म वाली कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मतलब जो है हमें छोड़ के कोई कुछ है ही नहीं हमारे आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन। अब सिंपल सी बात है, कौन सी आइडियोलॉजी पे था? तो आप इसे कह सकते हो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे था, इसे सोशलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, हालांकि कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट में थोड़ा डिफरेंस है, बट हमारे चैप्टर्स में इतने ज़्यादा इसके लिए डिबेट नहीं है, बट आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा देखने को। क्वेश्चन 27, डैश वॉज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने क्या शुरू किया था भाई? बहुत गला फाड़ फाड़ के इतनी देर से डिस्कस कर रहा था मैं आपके साथ कि 1955 में अमेरिका को जवाब देने के लिए यूएसएसआर ने वारसा, या आप इसे वारसो पढ़ो, पैक्ट बनाया था। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन 28 है, डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी पार्टी का डोमिनेंस था कहाँ पे, यूएसएसआर के अंदर। तो हमने इसे पढ़ा ही था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्वेश्चन नंबर 28 का, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी COMMUNIST, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका डोमिनेंस था। ओके, क्वेश्चन 29 क्या है, डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने रिफॉर्म्स को शुरू किया था 1985 में यूएसएसआर के अंदर। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक प्रेसिडेंट बने थे 1985 में जिनका नाम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने 2 पॉलिसी शुरू करी थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका की। ओके, क्वेश्चन 30, द फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ अ कोल्ड वॉर। तो यानी कौन सी चीज़ थी जिसके गिरने से कोल्ड वॉर बंद हो गया। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1989 की बात है, क्या हुआ था, फॉल ऑफ बर्लिन। बर्लिन की एक दीवार थी जो 150 किलोमीटर लंबी थी, उस दीवार को जो बनाया गया था, उस दीवार को 1961 में बनाया यूएसएसआर द्वारा गया था, बट 1989 में उसे गिराया ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की कॉमन जनता द्वारा था। ठीक है, याद रखना है इसको भी। इन विच ईयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन टुक प्लेस। तो वो कौन सा ईयर था जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। तो जो ईयर था वो था 1917, और इस रेवोल्यूशन को हम कहते हैं वो कहते हैं बोल्शेविक, BOLSHEVIK, बोल्शेविक रेवोल्यूशन से यूएसएसआर का बर्थ हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ सोवियत यूनियन टुक प्लेस। तो किस ईयर में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो बहुत बार डिस्कस कर लिया भाई, 1991 में हुआ था, जिसके बाद यूएसएसआर की जगह रशिया सक्सेसर बन गया था। द कोलैप्स ऑफ अ विच कंट्री इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ अ सेकेंड वॉर। सिंपल सी बात है, एक ही खत्म हुई है जिसका नाम है यूएसएसआर। यूएसएसआर के खत्म होते कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, 34, इन विच ईयर वार्सा पैक्ट वॉज डिसबैंडेड। अब वार्सा पैक्ट खत्म कब हुआ, ये तो हमने पढ़ा कि वार्सा पैक्ट बना था 1955 में, लेकिन खत्म कब हुआ, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ। इट मींस 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हो गया, तो इसका मतलब उसका वार्सा पैक्ट भी अपने आप खत्म हो गया। ठीक है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, विद द कोलैप्स ऑफ अ विच कंट्री डिड द कोल्ड वॉर कम टू एन एंड। किस कंट्री के खत्म होने से कोल्ड वॉर खत्म हो गया। ठीक है, वो आपको लग रहा होगा यार सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इसमें अलग क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये ट्रू है, अलग कुछ नहीं आ रहा, बट ये बात भी ट्रू है कि इसके लिए कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। जिस वे में आप लोगों ने डिस्कस किया, इसकी वजह से आपको ये सब ईजी लग रहा है। तो उस कंट्री का नाम क्या है भाई, यूएसएसआर है। ठीक है, याद रखना। अगला, व्हेन द यूएसएसआर केम इनटू बीइंग। अब यूएसएसआर बना कब था, ये भी हमने पढ़ा कि यूएसएसआर 1917 में अक्टूबर में एक रेवोल्यूशन हुई थी जिसे हमने बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहा। उसके बाद यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, और यूएसएसआर के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन थे। यूएसएसआर के लास्ट प्रेसिडेंट कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे। रशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, बोरिस येल्सिन थे। और रशिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, व्हेन द यूएसएसआर केम इनटू बीइंग। यूएसएसआर कब आया। अच्छा, ये तो हमने भी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या, इन विच ईयर गोर्बाचेव बिकम अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। जनरल सेक्रेटरी, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, आई थिंक सो रिपीट हुआ है, हाँ, 1985। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1991 में हुआ था। हाउ मैनी यूनियन रिपब्लिक्स वर देयर इन द यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि कितनी यूनियन रिपब्लिक थी यूएसएसआर के अंदर। आपको पता ही होगा कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था वो कितने स्टेट में हुआ था, 15 स्टेट में हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा नेशन रशिया था, उसके बाद यूक्रेन, बेलारूस, जर्जिया, रोमानिया। ठीक है, याद रखना। विच लीडर ऑफ द यूएसएसआर स्टार्टेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर। ठीक है, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे वे में डिस्कस किया था हमने कि 1985 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, और वो 2 पॉलिसीज लेके आए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट लेके आए थे,
जिसकी वजह से रिफॉर्म शुरू हुए थे, बट ये रिफॉर्म्स ठीक नहीं हुए और यूएसएसआर खत्म हो गया। तो यहाँ पे इस टेस्ट का डिस्कशन खत्म होता है। बताना आप लोगों के कितने आए हैं 40 में से, ठीक है। और अगर ऐसे और भी टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, सो दैट हमारी टीम आपके लिए हेल्प कर सके। और ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।